बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है सच तो ये है और मैं हूँ आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, आज है 3 नवंबर। ठीक 2 रोज़ के बाद अमेरिका में सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर के साथ जारी है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त मरकूज़ हैं, मुतवज्जे हैं कि आया वाइट हाउस में अब की बार कौन बनेगा इस वाइट हाउस का मकीन। अगर हम बात करें सदारती उम्मीदवारों की, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या कैमला हैरिस हो, दोनों जो है भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे लेकर जा रहे हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ामात और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो दावों का सिलसिला भी जारी है कि हम जो है आपको ज़्यादा बेहतर सर्व कर सकते हैं। ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। अमरीकी इंतखाबात की अगर हम बात करें नाज़रीन, तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी नयाद अमरीकी वोटर है, ओवरऑल जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो मुस्लिम वोटर है, वो इस वक्त क्या सोच रहा है बहैसियत वोटर, वो अपना किरदार किस तरह से अदा करने जा रहा है। और ख़ास तौर पर इन इलेक्शन में बात की जा रही है नौजवान वोटर्स की। इस पर भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि एक तो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी, वो किस तरह से सदारती इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं, उनका किरदार कितना अहम है। फिर जो नौजवान वोटर्स हैं उनकी बहुत बात की जा रही है, तो वो इन सदारती इंतखाबात में किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं, इसके जो नताइज हैं वो किस तरह से तब्दील कर सकते हैं और किस करवट ये ऊँट बैठ सकता है। और ख़ास तौर पर हम ये भी बात करेंगे कि ये जो रिजल्ट आएगा इन इंतखाबात का, चाहे वो जो भी रिजल्ट हो, उसमें जो पाक अमरीका ताल्लुकात हैं उनकी नौयत क्या होने जा रही है। क्या उसमें कोई बदलाव आएगा या उसमें कुछ बेहतरी की मजीद गुंजाइश है, किस तरफ जाएंगे ये ताल्लुकात, इस पर भी हम बात करेंगे। मोस्ट रेलेवेंट पर्सनैलिटी मुझे इस हवाले से ज्वाइन कर चुकी हैं। अवैस तौहीद साहब मौजूद हैं। आप सीनियर एडवाइज़र हैं फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं इन वॉइस ऑफ अमेरिका। बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी इन द शो नाज़िया। थैंक यू सो मच सर। सर, 5 नवंबर अमेरिका के सदारती इंतखाब, एक बड़ा मौरका, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कौन बड़ा जमा होगा व्हाइट हाउस में अब की बार? नादिया, बहुत ही सख्त सवाल है और बहुत ही यही सवाल है जिसका जवाब 5 नवंबर में के इंतखाबात जो हैं अमरीकी सदारती, उसके अंदर आपको जवाब मिलेगा। पूरी दुनिया की, जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि पूरी दुनिया की आंखें जो है वो मरकूज हैं, फोकस हैं और वाशिंगटन डीसी और अमरीकी सदारती इंतखाबात के 2 उम्मीदवारों पर। एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने हैरत अंगेज तौर पर कम बैक किया है, सियासी कम बैक। 2020 में उन्होंने जो बाइडेन के खिलाफ वो शिकस्त उनका सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद उन्हें मुख्तलिफ तरीकों की लीगल बैटल जो है उनका सामना करना पड़ा और वो फिर से इस वक्त मुकाबले के अंदर हैं। कांटे का मुकाबला है। जितने स्ट्रेटजिस्ट, एनालिस्ट वॉशिंगटन डीसी में हैं, अमरीकी जो पॉलिटिक्स है उसकी नब्ज को समझते हैं, उनका मानना यह है कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के अंदर या तो सन 2000 के अंदर जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर और अल गोर के दरमियान कांटे का मुकाबला था, इसी तरह कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है उनकी नजर के अंदर। कामला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं और वो सदर बाइडेन के विड्रॉल के बाद जो है वो सामने आई सदारती उम्मीदवार। दोनों उम्मीदवार, जैसे आपने कहा कि वो इतनी सख्त जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं और सबकी आंखें मरकूज हैं कि स्विंग स्टेट्स किस तरह जो है वो फैसला करते हैं। आपको और हमारे नाजरीन को अंदाजा होगा जिनको ग्लोबल अफेयर्स या अमेरिकन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कि अमेरिका के अंदर ब्लू स्टेट्स वो डेमोक्रेटिक पार्टी की होती हैं, जो रिवायती तौर पे डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ देती हैं या वोट देती हैं, और दूसरी जानिब रेड स्टेट्स वो हैं जो रिवायती तौर पे कन्वेंशनली, ट्रेडिशनली वो रिपब्लिकन पार्टी का साथ देती है। लेकिन इस बीच के अंदर वो 7 स्टेट्स हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, जिससे आपने अपने इब्तदाई में कहा, या पर्पल स्टेट्स माना जाता है। उसके अंदर एरिजोना है, जॉर्जिया है, नेवाडा है और नॉर्थ कैरोलिना है, मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है और साथ विस्कॉन्सिन है। और सबसे ज्यादा जो 2 स्टेट्स पे नजरें लगी हुई हैं जो यहाँ पे तज्जियाकार हैं, वो है मिशिगन, जहां पे एक बड़ी तादाद के अंदर अरब मुस्लिम वोट है, और दूसरी जानिब पेंसिल्वेनिया है। पेंसिल्वेनिया स्विंग स्टेट में सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स हैं 19, और मिशिगन जो ट्रेडिशनली जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को जितवाता रहा था, लेकिन और 2016 के अंदर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे डेंट डाला और चंद हजार वोटों की सबकत से उन्होंने
हिलरी क्लिंटन को वहां पे शिकस्त दी थी, लेकिन 2020 में वापस मिशिगन को ले लिया। जो बाइडेन ने 1,50,54,000 वोटों से 1,00,000 से ज्यादा वोट लिए थे। तो वहां पे जो जाहिर बात है कि वहां का जो फोकस है, वहां पे जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनका मानना यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो है मशरिक वस्ता की जो पॉलिसी है वहां पे जंगबंदी अभी तक नहीं हो सकी है, बावजूद इसके कि बाइडेन और खासतौर पे कमला हैरिस जब से सदारती उम्मीदवार हुई हैं, कोशिशें हुई हैं बहुत सारी कि सीज फायर हो। एक तो इसको लेके तो वहां पे एक कंफ्यूजन भी है, और रिवायती तौर पे ये 2 पार्टी सिस्टम है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन एक मिशिगन स्टेट में या और स्विंग स्टेट्स में या और जगह पे जहां पे मुस्लिम वोटर्स हैं जो जरा कंफ्यूजन का शिकार हैं, वो उनका उनमें से कुछ का मानना यह है कि वो डॉक्टर जिल स्टाइन जो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट के कैंपेन का हिस्सा भी रही हैं, उनको शायद वोट पड़े और वो काफी फर्क डाल सकता है इन स्विंग स्टेट्स में, जहां पर अगर मामला इस नहज पर आ जाए कि यही स्विंग स्टेट जो हैं उस मुकद्दर का फैसला करेंगे या वो फैसला करेंगे कि कौन होगा अमेरिका के अंदर सदारती उम्मीदवार। लेकिन बहुत कुछ इस बारे में डिपेंड कर रहा है कि आप प्लीज सवाल कीजिए। ठीक है, अवैध साहब, ये बात यकीनी तौर पे कब्ल वक्त होगा कहना, लेकिन फिर भी अगर हम अमरीकी तारीख को देखें तो रिपब्लिकन्स का पलड़ा हमें हमेशा भारी नजर आया है। 18 के करीब जो सदूर हैं वो रिपब्लिकन्स की तरफ से जो है वो हमेशा से जो है वो इलेक्ट होकर सामने आए हैं, 16 जो है वो डेमोक्रेट्स के। तो इससे भी कोई फर्क पड़ेगा? ये भी बहुत करीबी है जो आपने स्टैट्स बताए हैं, ये भी जाहिर बात है कि एक रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कितने करीबी मामला होता है रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी का। लेकिन यहाँ पर एक और भी बहस है, क्या इस मुल्क के अंदर 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए या और पार्टीज को इस सिस्टम में आना चाहिए, जो जाहिर बात है कि एक मुश्किल काम है। लेकिन यही दो पॉलिटिकल पार्टीज है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनके सदारती उम्मीदवार जीते रहे हैं और यह शिकस्त का सामना होता रहा है उनको। और पाकिस्तान का रिपब्लिकन पार्टी से भी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों से ताल्लुक माजी के अंदर रहा है, और वो चाहे फर्स्ट अफगान वॉर हो जिस वक्त रोनाल्ड रेगन थे, उस वक्त जनरल जिया का दौर था पाकिस्तान के अंदर, फर्स्ट अफगान वॉर लड़ी गई, बहुत ही क्लोज मिलिट्री टाइज थी, स्ट्रेटेजिक टाइज थी। फिर उसके बाद 9/11 के बाद आप देखिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे और उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ थे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन साथ में फिर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के 2 अदवार गुजरे जिसमें वॉर एंड टेरर रही पूरे दौर में, उसके अंदर भी पाकिस्तान का साथ रहा। तो पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिशनली अमेरिका के साथ क़याम के बाद से ताल्लुक रहा है। अगर आप तारीख में पीछे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल नजर आएंगे 1947 के बाद से कि मगरिब का साथ दिया है पाकिस्तान ने। लेकिन जाहिर बात है कि अफगानिस्तान के अमेरिकी अफवाज के इनखला के बाद क्या उस खित्ते की अहमियत अगर आप वाशिंगटन से देखिए नाजिया, मैं हमेशा कहता हूं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर है या पाकिस्तान में जो लोग हैं कि एक हम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से दुनिया को, अमेरिका को देखते हैं, और एक यहाँ पे जब इस लेंस से आप देखते हैं तो इस वक्त की तरजीहात के अंदर चाइना है, इसके तरजीहात के अंदर रशिया, और रशिया की जंग है यूक्रेन पर, यूक्रेन का साथ मगरबी ताकतें दे रही हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मुस्तकिल उसको प्रचार करती रही है और उसका साथ देती रही है। वो एक जाहिर बात है कि फ्यूचर के अंदर वो एक बड़ी तरजीह नजर आता है। और साथ में मशरिक वस्ता के अंदर जहाँ पे जो फ्लेम्स हैं जंग के वो लगे हुए हैं, उसकी जो महसूस शिद्दत और हिद्दत महसूस होती है वो ईरान के अंदर, यमन के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर जो बराह रास्त इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं है उनमें भी नजर आती है। इस वक्त लबनान और गजा के अंदर जंग जारी है। तो तरजीहात में अगर आप देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जाहिर बात है आपको वो शिद्दत हिद्दत नजर नहीं आएगी जो माजी करीब के अंदर 2021 से पहले या 9/11 के बाद या 80 की दिहाई में रही थी। लेकिन अभी भी एक स्ट्रेटेजिक टाइज है, तिजारत का एक बहुत बड़ा ताल्लुक रहा है, बाहमी ताल्लुक भी है। ये पाकिस्तान जैसे ममालिक पर मुनहसर करता है कि वो अपनी ग्लोबल रेलेवेंस किस तरह रखते हैं और उनके पॉलिसी मेकर्स अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह ठहराव लाते हैं
और किस तरह मगरबी ताकतों के अंदर या इस वक्त की दुनिया की जो बदलती हुई जहतें हैं उसके अंदर अपने आप को रेलेवेंस किस तरह रखते हैं। तो ठीक बहुत है। कुछ डिपेंड करता है इन जैसे ममालिक पे, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो। अफगानिस्तान तो खैर एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन बिलखुसूस पाकिस्तान का आपका सवाल था, तो पाकिस्तान के हवाले से कि माजी में बहुत गहरे ताल्लुक रहे हैं और इस वक्त भी ताल्लुक है, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर तरजीहात के अंदर वो शिद्दत और हिद्दत अभी यहाँ पे नजर नहीं आती। ठीक है। अब ऐसा ये जो भी 2024 के इंतखाबात होने जा रहे हैं 5 नवंबर में, इसमें बहुत बात की जा रही है नौजवान वोटर्स यानी यंग वोटर्स के किरदार की। आपको लगता है कि यंग वोटर्स जो है वो एक डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो बैरोमीटर्स रखे हुए हैं, पैरामीटर्स अलग अलग हैं कि जिस तरह कमला हैरिस हैं वो खवातीन के इश्यूज को लेके बहुत उसका उनके नैरेटिव में है। दूसरी तरफ उनका जो इकोनॉमी का है या एम्प्लॉयमेंट का जो नैरेटिव है उसके साथ नौजवान भी वो समझते हैं कि जुड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रंप हैं वो कहते हैं कि ये इमिग्रेशन का मसला है और इसी वजह से इकोनॉमी की सूरत हाल इतनी खराब है, तो नौजवान वोटर्स जो हैं उसकी तरफ भी देखते हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के साथ है। तो ये एक बटा हुआ है, मुख्तलिफ नैरेटिव हैं, सख्त इमिग्रेशन लॉज और जो फर्स्ट अमेरिका वाली जो एक मंत्रा है डोनाल्ड ट्रंप का कि जी गैर मुल्की जंगें नहीं लड़नी चाहिए, वो पैसा सारा अमरीकियों पे खर्च होना चाहिए, इलीगल इमिग्रेंट जो है वो अमरीकियों का हक जो है वो शायद सल्ब करते हैं, उस पे एक इलीगल इमिग्रेंट्स पे एक बहुत सख्त पॉलिसी वो लेकर आना चाहते हैं। माजी में भी उन्होंने इस तरह की मिसाल दी थी। जो साथ में मुल्क हैं उसके साथ दीवार खड़ी करने की, मैक्सिको के साथ करने की बात की थी और तामीर भी शुरू कर दी थी। तो उसको लेके जाहिर बात है एम्प्लॉयमेंट का मसला, इन्फ्लेशन का मसला, इकोनॉमी का मसला, एंटी इमिग्रेशन लॉस का मसला, ये डोनाल्ड ट्रंप इसका प्रचार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक लिबरल प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के साथ जो कमला हैरिस हैं वो समझती हैं कि एक वो नौजवानों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो दो मुख्तलिफ नैरेटिव हैं, दो मुख्तलिफ जमातें हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी, और नौजवान वोटर्स जो हैं बड़ी तादाद में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको अपने मुस्तकबिल का फैसला इस वोट के हक को का एक्सरसाइज करके इन दोनों उम्मीदवारों में किसको वो लेकर आते हैं, तो उनका भी बहुत कुछ दाव पे है इस इंतखाबात में। अच्छा, वैसे जब हम अमरीकी इंतखाबात की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ओवरऑल जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उस पर हमेशा से असरअंदाज रही है, जो भी रिजल्ट आता है सामने, जो भी सदर मुंतखब होता है। लेकिन जिस अंदाज में ग्लोबली हम अगर बात करें तो पैराडाइम शिफ्ट हम देख रहे हैं, डायनामिक्स चेंज हुए हैं। हम देखते हैं कि चीन पैरेलल पे हमें नजर आता है, रूस भी है। तो क्या अब की बार की जो इंतखाबात का जो रिजल्ट है वो भी ओवरऑल ग्लोबल पॉलिटिक्स पे उसी तरह से असरअंदाज होगा जिस तरह से माजी में असरअंदाज होता रहा है, या वक्त के साथ कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं कि अब कुछ और भी आपको नजर आ रहा है? देखिए, अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है उसके एक फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं, नुकात हैं और कंटिन्यूटी रहती है। लेकिन इस दफा स्ट्रेटेजिस्ट और एनालिस्ट जो हैं वाशिंगटन के अंदर या अमेरिका के अंदर, उनका मानना यह है या दुनिया के अंदर कि यूक्रेन की जंग का मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यूक्रेन की जंग या गैर मुल्की जंग जो है उस पर अरबों डॉलर खर्च करना वो यूरोपीय ममालिक भी करें। उससे पहले जब वो अपने पहले दौर के अंदर थे तो नेटो पे उन्होंने सख्त एक स्टांस लिया था कि नेटो की कितनी हिफादियत है और अमेरिका को उसका कितना फंड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो उसको लेके कि यूक्रेन की जंग का मुस्तकबिल क्या होगा, एक वो भी सवाल है। दूसरा ये कि मशरक़ वस्ता में फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर के अंदर मशरक़ वस्ता के अंदर उन्होंने इजराइल का साथ दिया था, इजराइल का उन्होंने ट्रिप भी किया था। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लोग हैं, जब मुसलमान जो नाला मुसलमान हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी से, उनका और साथ ही में उनको डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स कहते हैं कि क्या आपको याद नहीं है कि ट्रंप के जमाने के अंदर जो है वो अमेरिकी सफारत खाना जो है वो टेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट हुआ था, या क्या आपको याद नहीं है कि गोलान हाइट्स का जो 1967 के अंदर इजराइल ने जिसका कब्जा किया था उसको भी रिकग्नाइज किया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो दो लोग हैं, एक नाला है जो मशरक़ वस्ता की पॉलिसी से और इस जंग बंदी चाहते हैं फौरन, उनका भी ये मानना है, तो उसी को वो
काउंटर आर्गुमेंट देते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के कि क्या आपको याद नहीं है। तो एक कंटिन्यूटी का एक ताल्लुक है इस फॉरेन पॉलिसी से, लेकिन फर्क जरूर पड़ेगा। इस दौरान आप देखिए कि ब्रिक्स जो रशिया, चाइना, इंडिया और जो दूसरी ताकतों का एक इकोनॉमिक ब्लॉक है वो मजबूती पकड़ रहा है, तो उस पर भी नजरें हैं यहाँ के स्ट्रेटेजिस्ट की कि उसको किस तरह काउंटर किया जा सकता है। और खासतौर पे जो चाइना के बढ़ता हुआ सर रसूख है, खासतौर पे रियाद या तेहरान के दरमियान जो डिप्लोमेटिकली जो पीस डील ब्रोकर की थी चाइना से, उसको भी देखा जा रहा है। तो मुस्तकबिल के अंदर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, और जो पैराडाइम शिफ्ट आप कह रही हैं, ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है और ग्लोबल जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसकी जो नई जहतें हैं वो भी जाहिर बात है कि इस फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन पे के ऊपर डिपेंड करेंगी। लेकिन बहुत सारी फॉरेन पॉलिसी के जो कॉन्टोर्स हैं वो जो जितना मैंने अपने तालिब इल्मी के ज़माने से देखा है वो उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आती। जी बिल्कुल, 5 नवंबर को इंशाल्लाह इसका भी फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने अपना डिटेल तजिया दिया। इसी के साथ नाज़रीन हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट मौजूद हैं, फरूख वराइश साहब। आप सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, उनसे भी सवाल सुन की राय लेंगे। बहुत शुक्रिया फरूख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। जी, आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपका। फरूख साहब, इस वक्त बताइएगा आप मौजूद कहां पर हैं और जो 5 नवंबर का दिन है उसकी अहमियत को आप कैसे देख रहे हैं? सदारती इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पूरी दुनिया की तवज्जो मरकूज है, एक बड़ा मौका है जो होने जा रहा है। जी बिल्कुल, मुझे यहाँ पर तकरीबन दर्जनों रियासतों में जाने का मौका मिला, और यहाँ पर जो लोग जानते हैं अमेरिका के बारे में, ये बहुत वसी है, बड़ा है, और 2 स्विंग स्टेट्स में भी जाने का मौका मिला। मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी के करीब हूँ। अच्छा। और 5 नवंबर का जो दिन है जो उसकी बात कर रहे हैं, उसकी अहमियत से तो कोई भी इंकार नहीं कर सकता, खास तौर पे इस वक्त में, क्योंकि बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि अमरीकी सदर के इंतखाब से ही खित्ते की जो सूरत हाल है वो भी जुड़ी हुई है। गजावार हो, रूस यूक्रेन का मामला हो, और यहाँ पे दिलचस्प बात आपको ये बताऊं कि यहाँ का जो अमरीकी वोटर है, अगर उसको यहाँ के मकामी मसाइल के अलावा जो सबसे ज्यादा जिस इशू को वो संजीदगी से ले रहे हैं, जिसके ऊपर वो बेस कर रहे हैं कि इस इशू के ऊपर कौन उम्मीदवार क्या सोचता है और उस पर वोट करेंगे, वो है फलस्तीन का मामला, कि जो इसराइल वहां पे कर रहा है। क्योंकि यहाँ के वोटर समझते हैं कि अमेरिका की हमायत और मदद के बगैर इसराइल जो है वो फलस्तीन के साथ ये सलूक नहीं कर सकता जो जारियत वो वहां पे जारी रखे हुए है। तो यहाँ पर आम लोगों से जब मैं मिलता हूं तो वो सबसे पहले आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि आप गजावार पे क्या कहते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लोग बड़ी संजीदगी से इसको लेते हैं। यही वजह है कि ट्रंप बार बार अपनी तकारीर में ये जिक्र कर रहे हैं कि अगर वो अमेरिकी सदर होते तो कभी भी ये जंग ना होने देते, बल्कि जो जंगें जारी थी उनको भी वो खत्म करवा देते। तो यहाँ पर वोटर्स का बड़ा रुझान है इस मामले को लेके, इस बात को लेके। दूसरी तरफ कमाला भी अब मजबूर है इस बात करने पे कि अमन होना चाहिए पूरी दुनिया में, इसकी बहुत जरूरत है। लेकिन इस इशू के साथ साथ जो 2-3 बड़े इशू हैं जिनको अमेरिकी वोटर देख रहा है, हमारा इवन पाकिस्तानी मुस्लिम वोटर्स भी देखते हैं, वो ये है कि यहाँ पर अमेरिका को अंदर से बड़े मसाइल का सामना है। यहाँ पर इमिग्रेंट्स की बहुत बड़ी तादाद आ रही है जिसको अमेरिकी हुकूमत सपोर्ट करती है। यहाँ पर अबॉर्शन का मामला है जिसको लेके दोनों जो उम्मीदवार हैं उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसकी वजह से खास तौर पे औरत जो यहाँ की वोट करने वाली है वो कमाला की तरफ थोड़ा सा उनका टिल्ट ज्यादा दिखाई देता है। वो इस अबॉर्शन की इशू को लेके यहाँ की सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसी तरह के फरूख, जरा ये बताइएगा, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो ओवरऑल इन इंतखाबात को कैसे देख रही है और वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनका रुझान किस तरफ है? देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं आपके, जो 7 रियासतें हैं जिनको अमेरिकी इंतखाबात के लिए अहम तरीन करार दिया जा रहा है, जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा है, 7 रियासतें, उनमें से एक बड़ी अहम रियासत है मिशिगन। मिशिगन में तकरीबन जो अरब मुस्लिम वोटर्स कह लें, पाकिस्तानी कह लें, ये तकरीबन बड़ी तादाद में, आबादी तो वहां पे बताया जाता है 2 से 3 लाख लोग, वो बड़े असरअंदाज हो सकते हैं। यानी एक तो ये स्विंग स्टेट्स है, ऊपर से उनकी तादाद ज्यादा है। अब जो ये बार बार कह रहे हैं कि मशरिक वस्ता की सूरत हाल में को मैं ठीक कर दूंगा, उन्होंने एक्स पे अपना बयान भी दिया ट्रंप ने, और खास तौर पे एक हफ्ता होने को है जब उन्होंने वहां पर इंतखाबी रैली से खिताब किया तो उन्होंने प्रोमिनेंट जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको अपने स्टेज पे लेके आए, उनसे इंडोर्स करवाया अपने आप को,
और उनके जो दामाद हैं, जो अरब नायाद हैं, वो वहां पर बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक एक स्टेट से यहाँ पर फर्क पड़ता है और इन 7 स्टेट्स के ऊपर ही व्हाइट हाउस की जो चाबी है इन्हीं 7 स्टेट से मिलती है आपको। तो ये जो मुस्लिम वोटर है अरब खासतौर पे, उसके ऊपर नजरें हैं। कमाला भी वहां पर गई हैं, अभी भी उनका यहाँ पे जो पेंसिल्वेनिया है वहां पर भी उन्होंने जाना है। तो मिशिगन जो है खास तौर पे मुस्लिम वोटर की वो है, वो अहमियत की बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है मिशिगन रियासत। अच्छा फरूख भाई, हम ओवरऑल की बात क्या कहना ठीक होगा कि जो अब की बार नए सदर मुंतखब होंगे अमेरिका के, उनको बहुत ज्यादा नए चैलेंजेस और बड़े बड़े चैलेंजेस का भी सामना होगा ओवरऑल? अगर हम ग्लोबली, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे अवैस तौहीद साहब से भी, कि डायनामिक्स चेंज हुए हैं, मसाइल ज्यादा बड़े हैं, पॉलिटिक्स में चेंज आया है, ओवरऑल दुनिया के मामला जो है ज्यादा गंभीर हुए हैं, तो बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे उनके आगे, अगर हम अमेरिका के अंदर के मसाइल की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकी वोटर जिस दोराहे पर खड़ा है वो भी यही बात कर रहा है। वो ये कह रहा है, अगर आप ट्रंप की कैंपेन देखें तो बड़ी जारहाना है। वो बार बार कहते हैं आप पहले अमेरिका का सोचो, वो बार बार कहते हैं कि पहले अमेरिका की इकोनॉमी का सोचो। यानी अमेरिका खुद यहाँ पर इतने बड़े मसाइल का शिकार है, यहाँ की इकोनॉमी पे इमिग्रेंट्स और बाकी जो मामला हैं वो बहुत बर्डन बनते जा रहे हैं। यही वजह है जो आप सवाल पूछ रही हैं कि बिल्कुल यहाँ पर जो लोग ये भी कहते हैं कि ट्रंप अगर सदर आएंगे तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बदल जाएंगे, शायद बानी पीटीआई रिहा हो जाए और इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे लोकल सिचुएशन जरा डिफरेंट है। यहाँ पर जो सदर मुंतखब हो जाएगा 5 नवंबर को, उसने 20 जनवरी को जाके हलफ लेना है, वो अपनी पोजीशंस तय करेगा। उसके बाद उसे अमेरिका के जो मसाइल है सबसे पहले उनमें उलझना पड़ेगा। उसके बगैर चारा नहीं है जिस सिचुएशन पे अमेरिकी इस वक्त खड़े हुए हैं। तो वो तो बाकी मुल्कों की बात तो वो बाद में सोचेंगे। अगर आप ट्रंप की तकरीर का जायजा ले तो वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो चीन का बढ़ता हुआ असर सूख है उसको कैसे कम करें, चीन का जो बढ़ता हुआ कारोबारी असर सूख है उसको कैसे देखना है हमने, चीनी जो है हमारे साथ इस तरह से डील करते हैं। तो ये उनकी तकारीर का जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो ये होता है। तो इससे जाहिर होता है कि अमेरिकियों को इस वक्त अमेरिकी जो है वो अपने बारे में ज्यादा सोचने में कंसर्न है, इसलिए वो बार बार कहते हैं फर्स्ट अमेरिका, फिर किसी और की बात करें। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मामला है कि हमें दुनिया के मामला से पहले डेमोक्रेट्स को अगर थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि अगर नुकसान पहुंचेगा तो इस बात का पहुंचेगा कि उनकी दौरे हुकूमत में ये जंगें होती रहीं और उनकी हमायत या मुखालफत इन जंगों में बड़ा किरदार अदा करती रहीं। तो इसीलिए आम वोटर कहता है कि हमें अमेरिकी पैसा, अमेरिका की एनर्जी इन जंगों में दूसरों के मामलात में जाया नहीं करनी, हमें पहले अपना मुल्क देखना है, उसके बाद कुछ देखना है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल फरूख अगर हम बात करें पाक अमेरिका ताल्लुकात की, अपार्ट फ्रॉम दिस सोच कि भाई वो आएंगे तो बानी पीटीआई बाहर आएंगे, जाहिर सी बात ये बहुत हमारी पैटी सोच है, हम अपने मुल्क के अंदर तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन उनके पास और बहुत से इश्यूज हैं जिनको उन्होंने देखना है। ओवरऑल अगर हम पाक अमेरिका ताल्लुकात की बात करें तो रियलिस्टिक ग्राउंड के ऊपर हमें क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए इन इंतखाबात से? देखिए, मैं थोड़ा सा तल्ख है ये बात, लेकिन इसको समझिएगा, मैं भी एक पाकिस्तानी हूं। यहाँ पर मैं आप मुस्लिम वोटर्स की बात कर रही थी, तो अगर आप मुझे ये सवाल करती कि पाकिस्तानी वोटर्स क्या सोच रहे हैं तो मैं आपको सोच तो बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ के किसी उम्मीदवार की ये प्रायोरिटी नहीं है कि वो पाकिस्तानी वोटर्स को लुभाए, क्योंकि ये ना तो मुतहिद हैं, अगर ये तादाद में भी हैं, और अगर ये फैले हुए हैं तो 50 से ज्यादा रियासतों में मुख्तलिफ जगह फैले हैं। एक बात तो ये कि यूनिटी का मसला है यहाँ पर हमारे यहाँ रहता है और तकसीम है वोट। अभी भी ज्यादातर लोग कहते हैं ट्रंप को देंगे। एक तीसरी उम्मीदवार है जिल स्टाइन ग्रीन पार्टी की, वो इसराइल वॉर के खिलाफ है, उनको भी पाकिस्तानी कहते हैं कि इनको वोट करना। कई पाकिस्तानी से मैं मिला हूं जिन्होंने अर्ली वोटिंग में उनको वोट किया। दूसरी बात ये, अच्छा, हाँ, जी अब जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की आप बात कर रहे हैं तो वो तो हमें यहाँ पर अपनी जो हमारे यहाँ पर लोग हैं वो किसी और लॉबिंग पे लगे हुए हैं। जो करने के काम है वो यहाँ पर मिसिंग है। जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी यहाँ पर, ठीक है, ज़ाहिर है कि बातें बात की है, जब एक इंतखाबात कमल मुकम्मल हो जाएगा फिर उसके बाद सारी बातें होंगी। बहुत शुक्रिया फरूख फराइद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अमेरिका से आपने नज़रिया पेश किया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम मौजू है जिस पर बात करेंगे, साथ रहिए। की तरह पीटीवी न्यूज पर जिम्मेदाराना साहब और हालात हाज़िरा की पुरवकार रिवायात दिए हम ला रहे हैं आपके लिए खबर और तज्जिए का एक नया और मुनफरिद अंदाज, सहाफ़ती तहकीक के जदीद असलूब लिए, इख्तलाफ राय तवाज़ुन के साथ
नई शुरुआत एक मंतकी पैगाम के साथ। झूठ पे लगेगी सच की जर। बेनकाब होगा झूठा बयानिया, तनकीद होगी शाइस्तगी से और तज्जियात एतदाल से। तुर्श हकाइक में होगा तंज भी मज़ाक भी। हालाते हाजरा जिद्दत के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। मुसद्दका मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी आईनी हक। खबर क्या है और तज्जिया किसे कहते हैं? खबर चाहे सियासी हो, मुआशी हो या फिर समाजी। कौन बताता है और कौन बनता है खबर? पस पर्दा हकायक जाने बगैर कोई तज्जिया हतमी नहीं। आज की डिजिटल दुनिया में खबर की रवायती तशहीर अब मुमकिन नहीं। ऐसे हालात में हम पहुंचाएंगे आप तक खबर के असल मुहर्रिकात और निशाना बनाएंगे उन क्यासराइयों को जिनकी धूल हकायक पर पड़ी रहती। सियासत टुनाइट अमीन हफीज और रिजवान रजी के मुनफरिद अंदाज में शमाइला चौधरी के साथ। एक रोशन कल के लिए जागो आज। हर रोज एक नया दिन, एक नया आगाज, एक नई इब्तिदा। सेहतमंद बातें और तंदुरुस्त मशवरे, शानदार लोग, जानदार बातें, आपके हर दिन को खास बनाने के लिए, मनचाहे मेहमानों से आपको मिलवाने के लिए। राइजिंग पाकिस्तान एक नए अंदाज में, कुछ नए दोस्तों के साथ हम ला रहे हैं आपके लिए। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम के हिस्से से हम बात करेंगे स्मॉग के हवाले से, जो कि यकीनन हर गुजरते दिन के साथ एक चैलेंजिंग सूरत हाल जो है वो पैदा करती जा रही है। वैसे तो स्मॉग जो है वो पूरे पाकिस्तान में हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब जो है वो बुरी तरह से मुतासर होता हुआ हमें नज़र आता है। उसकी एक बहुत बड़ी और अहम वजह भारत में जलाई जाने वाली जो है वो फसलें हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो पंजाब हुकूमत इस पर हमें रेडिकल स्टेप्स लेती हुई नज़र आ रही है। ग्रीन लॉकडाउन की बात करें या एंटी स्मॉग स्क्वाड की बात करें, प्लास्टिक इस्तेमाल पर पाबंदी की बात हो या वो गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं उन पर भारी फाइन आयद किया जा रहा है। कूड़ा करकट को बाहर जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। फिर भट्टों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। आवाम को आगाही दी जा रही है। हेल्थ अलर्ट्स के जरिए उनको आगाह किया जा रहा है कि किस तरह वो स्मॉग की जो सूरत हाल है खुद को उससे महफूज रख सकते हैं। खास तौर पर बच्चों को अब जो नई सूरत हाल है उसके पेश नज़र प्राइमरी स्कूल में जो जाने वाले बच्चे हैं उनको जो है वो छुट्टियां दे दी गई हैं, क्योंकि वल्नरेबल होते हैं, तो उनको बचाने के लिए ये एक स्टेप जो है वो उठाया जा रहा है। खास तौर पे अगर आपको याद हो तो वज़ीर आला पंजाब ने ये बात की थी कि इस हवाले से हमें भारत से जो है वो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मसला उसी जानिब से उठाया गया है जिससे पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है। तो ये भी बड़ी अहम एक सिचुएशन है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सारा हयात साहिबा, माहिर माहौलियात हैं, बज़ीर स्काइप हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सारा हयात साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। सारा, स्मॉग की अगर हम बात तो यूजली इसका दौरानिया जो है वो अक्टूबर से जनवरी या फरवरी तक तो रहता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मीथेन है जो शहरी अपनी सांस के जरिए अपने जिस्म में उतार रहे हैं, जो कि बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। हाँ जी बिल्कुल है, बल्कि आज तो 1000 से ऊपर हमारा जो है वो स्मॉग रिकॉर्ड हुई है एयर मॉनिटर्स पे जो यूएस कॉन्सुलेट के लगे हुए हैं, और इनके वजूहात आपने बहुत अच्छे समराइज किए हैं। लेकिन ये है कि अभी भी शहर में लोग बाहर हैं, गाड़ियां बाहर हैं, सो मार्केट्स खुली हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं, तो लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन इसमें स्मॉग से बचने के कुछ ही तरीके हैं, जिसमें आप मास्क पहने, जिसमें आप गाड़ी ना चलाएं, कार पूलिंग करें। आपने जैसे कहा बच्चों के स्कूल बंद करें, बट असूली तौर पे तो स्कूलों को ये लाजिम कर देना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या स्कूल बस में आए बच्चे, उसी से फर्क पड़ेगा जी। अच्छा सारा, वैसे स्मॉग की अगर हम बात करते हैं तो क्या स्मॉग को टोटली खत्म किया जा सकता है या इसको मैनेज किया जा सकता है?
ये बहुत अच्छा सवाल है। स्मोक खत्म करना जी एट दिस पॉइंट तो काफी मुश्किल है हमारे लिए। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह आपने वजूहात बताई, वो बहुत सी वजूहात है और उन सबको भी अगर आप एक एक करके टैकल करें तो वो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो इस वक्त इसको काफी सीरियसली ले रही है, जिसपे उनको आपको अपलॉड करना चाहिए। और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी जो राइस क्रॉप बर्निंग को भी जो जरा कंट्रोल कर रहे हैं, एंटी स्मोक स्क्वाड जो बनाया है और जिसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर कहीं धुआं चल रहा हो। बस अब देखने वाली बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो। और अब जो हुकूमत है वो कह रही है कि आप एनवायरनमेंट को एक सब्जेक्ट भी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। उससे आने वाली नस्लों के लिए बहुत बेहतरी होगी कि वो जरा ज्यादा माहौल का ख्याल रख सकेंगे। बिल्कुल सही कह रही है सारा। जो इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हमें मुकम्मल तौर पे इस पर जो है वो अवेयरनेस भी नहीं है। अगर आप आम लोगों से बात करें तो वो स्मॉग को फॉग के साथ जो है वो रिलेट करने लग जाते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग भी। हमें एक तो आगाही देने की जरूरत है, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं चाहूंगी जिस पर आप जरूर बताएं कि प्लांटेशन कितनी जरूरी है। ये जो दरख्तों का कटाव है ये हमें इस नौबत तक ले आया है। नहीं जी, अब स्मॉग का दरख्तों से वो कोई एक इनडायरेक्ट सा वास्ता है, डायरेक्ट नहीं। वो इसलिए क्योंकि दरख्त लगाएंगे तो आलूदगी जो है वो कंट्रोल में रहती है। तो ठीक है। लेकिन स्मॉग की हमारे अंदर इतनी ज्यादा शिद्दत है कि वो उसको अगर सिर्फ दरख्तों से कंट्रोल करना हो तो हमें पूरा पूरा शहर भी जो है वो जंगल बनाना पड़ जाए। तो वो इस तरह स्मॉग कंट्रोल नहीं होगी। स्मॉग के कंट्रोल करने के तरीके वही हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। वो यही कि भट्टे जो हैं वो उनकी जो धुआं है उनको कंट्रोल में लाया जाए, जो हमारी फसलें जलती हैं उनको कंट्रोल में लाया जाए, जो हमारी सड़कों पर गाड़ियां हैं वो बहुत जरूरी है कि उनकी तादाद कम की जाए। उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाना बहुत जरूरी है। उसके अलावा स्मॉग पे कंट्रोल या काबू पाना मुश्किल ही है। कूड़ा ना चलाएं, आपने बहुत अच्छी शुरू में इसके ऊपर बात की। और कंस्ट्रक्शन एक और चीज है जिसके ऊपर मैं टच करूंगी। वो ये होता है कि अक्सर हमारे शहरों में, लाहौर में हम देखते हैं कि सर्दियों में ही सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं। उससे बहुत ज्यादा स्मॉग पे फर्क पड़ता है। जिधर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है उस जगह की जो हवा है उसका मेयार बहुत खराब हो जाता है। अच्छा सारा, क्योंकि हम देख रहे हैं बारिशें भी नहीं हो रही ना। बारिशें होती हैं तो चलो इसका एक इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है, स्मॉग जो है वो हमें गायब होती हुई नजर आती है। तो अगर खुल के बारिशें हो जाएं तो ये मसला जो है वो सबसाइड हो सकता है। जी जनरली वैसे भी नवंबर के पहले हफ्ते में एक बारिश का रखते हैं, इम्कान होता है, लेकिन वो अभी तक नहीं है। बारिश से बिल्कुल कुछ मामूली कुछ देर के लिए जो है वो स्मॉग सबसाइड कर जाती है। वो बस पानी पड़ता है तो जो हवा में आप सोचें जो पार्टिकल्स हैं या जो स्मॉग की जो पोल्यूशन है, आलूदगी है, वो जमीन पे बैठ जाती है। ऐसे ही सोचें आप, सिंपल अगर मैं इसको कहूँ तो। लेकिन उसके बाद वो दोबारा वापस आ जाती है जब बारिशें रुक जाती हैं या जब बारिश रुक जाती है। और हमारी हुकूमत ने एक मनसूई बारिश का भी बात की है, आर्टिफिशियल रेन या ये जो क्लाउड सीडिंग की। वो एक इंटरेस्टिंग तजुर्बा होगा। एक दफा हमने पिछले साल भी किया है, 16 दिसंबर को किया था। तब कोई इतना कामयाब नहीं हुआ क्योंकि बारिश के साथ हवा भी होनी जरूरी है। इस बार लेकिन वो कह रही है हुकूमत के जरा ज्यादा उसको टेक्निकली करेंगे, जरा 3 स्टेजेस में, जब जरा ज्यादा टेक्नोलॉजी लगा के, ज्यादा देख के कि किस जगह पे हो सकती है, बेसिकली ज्यादा स्टडी कर तो होपफुली इंशाल्लाह जी दिस टाइम बेहतर होगी। ठीक है, लेकिन अभी सारा हम ये इस बात को भी हमें समझना बड़ा ज़रूरी है कि जहां से ये मसला उठ रहा है यकीनी तौर पे हमें उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मसला जो है वो हमें भारत के जरिए दरपेश है। और जब तक हम बात नहीं करेंगे तो फिर मसले का हल कैसे निकलेगा? जी इसको सिर्फ कहना कि हमारा स्मॉग की प्रॉब्लम भारत की तरफ से है, आई थिंक तो वो साइंटिफिकली हम गलत बात होगी। हमारी अपनी वजूहात भी हैं जो अगेन जो आपने बहुत अच्छी समराइज की। इन सब चीजों की वजह से इकट्ठा आप देखें ना, वो इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर इतने बुरे हालात हो जाते हैं। और आगाही की जो आपने बात की वो बहुत जरूरी है कि लोग जो हैं अगर उनमें अवेयरनेस नहीं होगी, आगाही नहीं होगी, तो वो इसको कोई कंट्रोल नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सारा हयात साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी, स्मॉग पे बात कर रही थी। यकीनी तौर पे हुकूमत वक्त जो अपने इकदाम ले रही है उसके साथ साथ शहरियों में आगाही बहुत जरूरी है। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जिस तरह से अगर आपको याद होगा तो कोरोना के दिनों में एक लाजमी जुज़ था हमारी जिंदगियों का, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मास्क का इस्तेमाल जो है अपनी जिंदगी में बढ़ाएं, पानी
पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, अपने बच्चों को कोशिश करें कि जितना मुमकिन हो सके घर में रखें जब तक ये सूरत हाल हमें दरपेश उस वक्त तक। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से, जहाँ हर रोज़ बर्बरियत और जुल्म दास्तान की वो दास्तानें रकम हो रही हैं जिसकी शायद हमें इंसानियत की तारीख़ में कभी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब तक अगर हम बात करें एक रफली जो आइडिया है उसके मुताबिक 43,000 से ज़ायद मासूम निहत्ते फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। उसमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों की और ख़वातीन की है। कोई स्कूल, कोई घर, कोई हस्पताल, कोई जगह महफूज नहीं है। हर शय जो है वो हमें तबाहाल नज़र आती है। लेकिन क्या कहिए इसराइल का कि वो अपनी जहरियत को समेटने के बजाय मज़ीद ख़ित्ते में जो है वो अपनी जहरियत को बढ़ा रहा है। लबनान भी उसकी लपेट में है और हम देख रहे हैं यमन भी लपेट में है और ईरान को भी वो गाहे बगाहे जो है वो अपनी लपेट में लेने की कोशिश करता रहता है। दूसरी जानिब आलमी अदालत इंसाफ हो या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, वो उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती हैं और वो बिदके हुए हाथी की तरह जो है वो अपनी जुल्म के पांव तले सबको रौंदता हुआ में नज़र आ रहा है। ये मामला कहाँ तक जाएगा इस पर भी बात करेंगे। अक्टूबर के हवाले से कुछ आदादो शुमार हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। उसमें वो ये कहते हैं कि गुज़श्ता माह यानी अक्टूबर के महीने में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार उनकी से जो इसराइल को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है और 37 के करीब जो इसराइली फ़ौजी हैं वो मारे जा चुके हैं। लेकिन इस जुल्म की जो है वो कोई लिमिट है या नहीं, या आलमी बरादरी अपना किरदार किस अंदाज में अदा कर सकती है। मोस्ट रेलेवेंट पर्सनैलिटी इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद कियानी साहब, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं, बैन अल-अक़वामी मामलात को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद कियानी साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद हैं। आई एम ऑनर्ड जनाब टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सर। सर बात हो रही है फ़लस्तीन की और हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं वहाँ पर जुल्म की, बर्बरियत की एक नई दास्तान रकम होती है, लेकिन इसराइल के हाथ नहीं रोके जा सके अब तक। देखें जी, तो जब जहां तक बात है ना कि जी कितने शख्स ये मारे गए, बच्चे मारे गए, ये वो निहत्ते लोग हैं जिनके पास कोई हथियार नहीं है गाजा में। बिल्कुल उनके मतलब तो हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तो अनएंडिंग है, वो तो खत्म ही नहीं हो रहा। मैं शुरू में भी आपके प्रोग्राम में कहीं मैं कहता था कि जब बात करते थे कि जी इनकी इमदाद की जाए, भाई इमदाद तो जिंदा की लोगों की होती है, वो तो मर गए बेचारे। सबसे पहला काम था कि सीज फायर हो। इस पर वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए बिल्कुल संजीदा नहीं है। मैं देखे ना 13 या 14 दफा ब्लिंकन जो वजीर खारजा हैं अमेरिका के, वो अरब ममालिक में और इसराइल में जा चुके, अभी भी ये कई कल परसों यहाँ थे। और जी हम बता रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती भाई आपने कौन सा कोई फारसी बोल रहे हैं इनके साथ। एक टेलीफोन कॉल अगर अमेरिकन सदर की जाए, प्लस उनको ये कहा जाए कि आपको हम हथियार नहीं देंगे, हथियार बंद करने लगे हैं, तो तब जाकर कोई असर हो सकता है। इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। एक चीज, अगर आपके सामने अगर कोई इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, खिलाफ खड़ा हुआ है, एक साउथ अफ्रीका है जिन्होंने इनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेकर गए हैं, और ईरान है जिसने इनको एक जिसे कहते हैं ना एक कैलकुलेटेड जवाब दिया है। अच्छा शाहिद साहब, ये जो हम सर देख रहे हैं कि जिस अंदाज में इसराइल आगे बढ़ रहा है, ये तो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। लबनान में जो उसकी पेशकदमी है वो सबके सामने है, फिर यमन हो या ईरान हो। तो क्या दुनिया इस बारे में अवेयर है कि ये अब जो जंग है वो सिर्फ फलस्तीन तक महदूद नहीं है, और जो इंटेंशन है इसराइल की वो बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा? देखिए, मुझे आजकल थोड़ी हैरानगी होती है। ये कोई 20-30 साल पहले चले जाएं तो जनाब आपको इंतजार होता था कि सुबह अखबार आएगा तो पता चलेगा। अब टीवी के चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है। मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी आप एक सेकंड में देख सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है। इसराइल को अंग्रेजी में मैंने आपको पहले कहा है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। आपने उसके साथ जो था ना कि डंडे का जोर आपने नहीं इस्तेमाल किया। मगर जो वो मालिक जो जिनकी कोई अहमियत है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है, और वो मुल्क हैं जो उसको जंग रुकवा सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसराइल ने अब इस वक्त जो डिटेल्स मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स मीडियम नजर आ रही है, उन्होंने बिल्कुल ये वादा करी कि नॉर्थ जो गाजा है उसके अंदर किसी इंसान को नहीं छोड़ना। उन्होंने जो अरब है, पैलेस्टीनियन है, सवाल नहीं पैदा होता। अब उन्होंने एक और काम शुरू किया है, लेबनान के अंदर जो मारना शुरू किया। देखिए, चलो हमास की लीडरशिप को तो मार रहे हैं वन बाय वन, वहां पर जो अवाम निहत्ती जो लेबनीज लोग हैं वो मार खा रहे हैं। अब इनका ये भी एक है कि कुछ हिस्सा इनको, पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, 82 के अंदर ये अंदर घुसे थे लेबनान के अंदर, इनको बड़ी बुरी तरह मार पड़ी थी हमास से।
अब ये फिर दोबारा घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि घुसेंगे, जिसे कहते हैं ना फीट बूट्स ऑन ग्राउंड, और कुछ एरिया पे कब्जा करना चाहते हैं लेबनान के। इसलिए कि मैं इतना बता दूं कि इस वक्त इसराइल पिछले साल से अब तक बहुत इनसिक्योर हो चुका है और उसकी वजह और अनपॉपुलर गवर्नमेंट है वहां पर, लेकिन उसका यही तरीकाकार रह गया है अपने इसराइलियों को बताने के लिए, और वो इसराइली लोग कन्विंस नहीं हो रहे कि भी हमारा एक ही तरीका है कि ये जो गाजा है इस पर दोबारा कब्जा कर, और कुछ हिस्सा उसका लेबनान का देखिए ना, गोलान हाइट्स, जो गोलान हाइट्स उस पर भी इन्होंने कब्जा किया जो शाम के हैं। एम्बेसडर साहब, तो क्या हम इस बात को यूं समझ सकते हैं कि जो इसराइल है उस पर इस वक्त जो नफ्सियाती दबाव है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चाहे इसराइल के अपने अंदर की बात हो या ग्लोबली जो दुनिया उस पर तनकीद कर रही है या लोग जो है आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जिस जंग को वो इस अहद के साथ लेके निकला था कि वो फतह याब होगा और फतह के झंडे गाड़ेगा, अभी तक उसको 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, कामयाबी नहीं मिली, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है आपके ख्याल में उस पर? बिल्कुल है। सबसे पहले तो जब इनको पर वो सरप्राइज हमला हुआ पिछले साल हमास का, अब उसमें भी कंट्रोवर्सी है कि भाई उनको हमला करना चाहिए था कि नहीं, वो अलग एक इशू है, लेकिन ये जब देवर कॉट और उनको पता ही नहीं चला और वो अंदर घुस गए और वो लोगों को लेकर चले गए जो इजरायली सिटीजन्स थे, उससे अभी निकले नहीं है और अभी यहाँ पर आ गए हैं। मैं इतना बताऊं कि एक इस वक्त इसराइल बहुत ही इनसिक्योर है, जिसकी वजह से बार बार वो हमले करता है और इन पर लेबनान पे करता है और गाजा में जारी है। वो तो बेचारे मर चुके, उनको पता नहीं क्यों मार रहे हैं। अब असल में एक और फैक्टर है जिसकी वजह से इसकी इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, वो है ईरान फैक्टर, जो उसके काबू में नहीं है। और दोनों ने, ईरान ने और इसराइल ने कैलकुलेटेड हमले किए एक दूसरे के ऊपर। बताया आपको, बाहर रहकर अपनी टेरिटरी, मतलब उनकी टेरिटरी के अंदर अपने जो है कोई हथियार नहीं, वो जो यूज किए ना वेपन्स, वो बाहर से यूज किए हैं, और दोनों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को पर अटैक किया है, इसराइल ने भी और ईरान ने भी। अभी तो ईरान ने कह दिया कि हम भी दोबारा तैयारी कर रहे हैं इस करने की, और फिर वही होगा कि कैलकुलेटेड अटैक होगा, क्योंकि अगर हमें डर ये है कि अगर ये जंग छिड़ जाती है असल ईरान और इसराइल की, तो उसमें जो हमसाया ममालिक में हम भी शामिल हैं और गल्फ के ममालिक हैं, उनका फिर जो है बीच में, जिसे कहते हैं ना, वो बच नहीं सकेंगे जब तक वो उसके अंदर वो खुद शामिल नहीं होते। ये बहुत बड़ा खतरा है ये। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक तो अमेरिका की जो इलेक्शंस हैं, परसों आपको पता है ट्यूसडे के दिन इलेक्शंस हो रही हैं, वोटें पड़ रही। सबसे बड़ा मसला इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स का फैक्टर है। अमेरिका वाहिद मुल्क है जो ये जंग बंद करा सकता है। ठीक है। अच्छा एम्बेसडर साहब, ये मैं आपका इस पे जरूर रद्दमल लेना चाहूंगी, आपका तजिया लेना चाहूंगी। जो आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ थी वो हमास ने जो है उसको रद्द कर दिया है, आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, तो उनके इस रिएक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? देखें जी, मैं ये समझता हूँ, देखें असल में हमास भी जो है, मैं कहने नहीं चाहता, लेकिन कोई दानिशमंदी नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो क्या फैक्टर्स हैं, लेकिन उनके दिमाग में हो सकता ये हो कि ये जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स हो चुकी हैं, और कायरा में भी मीटिंग हुई थी इनकी, वो मेरा भी था, फिर CIA वाले भी गए थे और इजरायली इंटेलिजेंस वाले भी बैठे थे, उनको यकीन हो चुका है अपने हमास को कि ये इनके साथ जो डील होगी वो कोई इनके एडवांटेज में नहीं होगी, जिसकी वजह से वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वरना वो भी चाहते हैं कि जंग बंद हो, क्योंकि तकरीबन देखें ना, पूरा गाजा का इलाका डेसिमेट हो चुका है, वहां तो जिंदा रहने का कोई जगह ही नहीं छोड़ी उन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद कैनी साहब, आप हमारे साथ मौजूद, फॉर्मर एम्बेसडर, अपना तजिया पेश कर रहे थे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। आपने कोई तजवीज़ देनी हो तो अपनी ज़रूर राय का इजहार कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।